नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज, मस्तूरी, आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ कंपलसरी पेपर एडवांस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 5 अंतर्गणन एवं बाह्य गणन से संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं जैसे दोनों की अवधारणाएं, गणना संबंधी मान्यताएं एवं इन दोनों के गणना कर संबंधी विभिन्न रीतियों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, किसी भी शोध या अनुसंधान कार्य के निष्कर्ष तक पहुंचने में सांख्यिकी विश्लेषण एवं निर्वचन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। लेकिन सांख्यिकी विश्लेषण एवं निर्वचन करते समय कभी कभी अनेक कारणों से ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जब प्रस्तुत समंक श्रेणी पूर्ण नहीं होती। इसके कुछ समंक अनेक कारणों से अज्ञात रह जाते हैं। समंकों से सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध समंक श्रेणी पूर्ण हो। यही नहीं, कई बार भविष्य के समंक ज्ञात करने के लिए भी इन उपलब्ध समंकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थात समंक श्रेणी के मध्य के अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने के लिए अंतर्गणन इंटरपोलेशन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने हेतु बाह्य गणन या एक्सट्रापोलेशन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंतर्गणन एवं बाह्य गणन सर्वोत्तम अनुमान लगाने की एक सांख्यिकी रीति है, जिसका आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान में अत्यधिक महत्व है। छात्रों, आइए अब हम इन दोनों अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के सांख्यिकी अर्थ, इनकी मान्यताएं तथा गणना संबंधी विभिन्न रीतियों से परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अंतर्गणन एवं बाह्य गणन सर्वोत्तम अनुमान लगाने की एक सांख्यिकी रीति है, जिसकी सहायता से किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर का सर्वोत्तम मान ज्ञात किया जा सकता है। वास्तव में अंतर्गणन कुछ निश्चित स्थितियों में एक सर्वाधिक संभावित अनुमान है, जबकि भविष्य के लिए संभावित मूल्य की गणना बाह्य गणन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्रेणी के मध्य मूल्य में से किसी पद का मूल्य ज्ञात करना अंतर्गणन है, तो श्रेणी के बाहर के किसी पद का मूल्य ज्ञात करना बाह्य गणन। इस प्रकार अंतर्गणन जहां श्रेणी के बीच की रिक्तियों को पूरा करने में उपयोगी है, वहीं बाह्य गणन भावी अनुमान या पूर्वानुमान लगाने में उपयोगी होता है। एक उदाहरण द्वारा हम अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की क्रिया को और अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। सारणी में जनगणना वर्ष 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 के लिए जनसंख्या करोड़ों में दी गई है। यदि हमें 1985 या 1992 या 2006 के लिए जनसंख्या का सर्वोत्तम अनुमान कुछ मान्यताओं के अनुरूप लगाना है, तो यह क्रिया अंतर्गणन होगी। जबकि यदि हम 2012, 2015 या 1970 के लिए जनसंख्या का सर्वोत्तम अनुमान लगाएं, तो यह बाह्य गणन होगी। यानी 1971 से 2011 के बीच किसी वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करना जहां अंतर्गणन है, वहीं 1971 के पूर्व और 2011 के पश्चात जनसंख्या का अनुमान लगाना बाह्य गणन है। छात्रों, सांख्यिकी की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की आधारभूत परिकल्पना एवं गणना विधि एक ही है। अब हम अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, सांख्यिकी अनुमानों का विज्ञान है और अंतर्गणन एवं बाह्य गणन सर्वोत्तम अनुमान लगाने की एक सांख्यिकी रीति। अतः आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान में अंतर्गणन एवं बाह्य गणन का विशेष महत्व है, लेकिन यह केवल सांख्यिकी अनुसंधान की एक
विधि मात्र नहीं है, अपितु इसका वर्तमान समय में आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु काफी बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जो इसके व्यापक महत्व को प्रदर्शित करता है। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की आवश्यकता के मुख्य कारण है समंकों की अपर्याप्तता। कभी कभी भूतकालीन समंक या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा एकत्र ही नहीं किए जाते अथवा उपलब्ध समंक अपर्याप्त होते हैं। इस स्थिति में अंतर्गणन की क्रिया से ज्ञात मूल्यों के आधार पर अज्ञात मूल्य आसानी से ज्ञात किए जाते हैं। मध्यवर्ती वर्षों के लिए अनुमान। कुछ विशिष्ट प्रकार के समंकों का संकलन एक निश्चित समयांतर से ही किया जाता है। जैसे भारत में जनगणना प्रत्येक दशक में एक बार की जाती है, परंतु यदि किसी मध्यवर्ती वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो ऐसी दशा में अंतर्गणन तकनीक की सहायता से ही मध्यवर्ती मूल्य ज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपलब्ध समंकों के आधार पर मध्यवर्ती वर्ष के लिए सर्वोपयुक्त अनुमान लगाया भी जा सकता है। तीसरा है भावी अनुमान। आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूतकालीन व वर्तमान उपलब्ध समंकों के आधार पर बाह्यगणन रीति द्वारा भविष्यकालीन समंकों का अनुमान लगाया जाता है। तुलना करने के लिए अंतर्गणन की सहायता से विभिन्न संस्थाओं द्वारा एकत्रित समंकों को तुलनीय बनाना संभव होता है। पांचवा है स्थिति संबंधी माध्यों का निर्धारण। सतत समंक श्रेणी में बहुलक, मोड या मध्यका, मीडियन आदि का मूल्य ज्ञात करने के लिए अंतर्गणन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अंतर्गणन एवं बाह्यगणन से संबंधित कौन सी मान्यताएं हैं। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन के अनुमान तभी परिशुद्ध एवं विश्वसनीय हो सकते हैं जब इसकी आधारभूत मान्यताएं ठीक व शुद्ध हो। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की रीतियों द्वारा समंकों का अनुमान मुख्य रूप से 3 मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1 है मूल्यों में परिवर्तन की दर एक समान है। अंतर्गणन करते समय हमारी यह पूर्व मान्यता रहती है कि समंकों में परिवर्तन की दर एक समान रहेगी, अर्थात उनमें अत्यधिक उच्चावचन फ्लक्चुएशन की स्थिति नहीं होगा, बल्कि एक प्रकार की कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे यदि हमें 2001 या 2011 जनगणना वर्षों की जनसंख्या के आधार पर 2005 या 2006 की जनसंख्या का अंतर्गणन करना हो तो हमारी यह मान्यता रहेगी कि जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के वर्ष मध्य जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान रहेगी। दूसरा है नो सडन फ्लक्चुएशन, मूल्यों में आकस्मिक उच्चावचन न होना। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि ज्ञात समंकों की तिथियों के बीच में कोई ऐसी असाधारण या आकस्मिक घटना नहीं घटी होगी जिसका समंकों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे युद्ध, महामारी का जनसंख्या पर अथवा सूखे या अतिवृष्टि का कृषि उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव। और तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता है पद श्रेणियों में पारस्परिक संबंध विद्यमान होना। दोनों चरों अर्थात स्वतंत्र चर x तथा आश्रित चर y में निश्चित तथा स्थिर संबंध होना चाहिए, जैसे मांग एवं मूल्यों का संबंध। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की विधि। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की विधियों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है बीजगणितीय विधि और दूसरा है बिंदु रेखी विधि। बीजगणितीय विधि में मुख्य रूप से है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि, न्यूटन का प्रगामी अंतर विधि, लैग्रेंज विधि और अन्य वियोजन वक्र विधि। और दूसरा देखिए बिंदु रेखी विधि। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में ये शुरू के जो 4 विधियां हैं इन्हीं का ही स्पष्ट रूप से उल्लेख है, अतः हम इन्हीं चारों विधियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वो है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि, बाइनोमिनल एक्सपेंशन मेथड। प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग करने के लिए निम्न 2 शर्तों को पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। कौन सी 2 शर्तें? नंबर 1, स्वतंत्र चर अर्थात एक श्रेणी में समान अंतर हो, और दूसरा इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों में से
किसी एक पद x पर आश्रित y का मूल्य ज्ञात करना हो। यदि इन दोनों शर्तों को पूरा किया जा सकता है तभी हम प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति से अंतर्गणन या बाह्यगणन कर सकते हैं। अब हम इसे स्पष्ट करते हैं। x के मान दिए हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसके आश्रित y के 10, 12, 14 अज्ञात है, ये 25, 28। तो देखिए प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले दो शर्तों को पूरा होना जरूरी है। वो है, पहला है स्वतंत्र चर अर्थात एक श्रेणी में समान अंतर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x एक समान अंतर से बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी यहाँ पर अंतर एक जैसा है। दूसरा, इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों में से किसी एक पद x पर आश्रित y का मूल्य ज्ञात करना हो, यानी इसी में से किसी एक पद पर आश्रित y का मूल्य ज्ञात करना हो। तो हम देखते हैं कि इसी के भीतर का पद है 8, जिसके मूल्य हमको क्या है ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखें कि इसकी प्रक्रिया क्या है। पहला है, देखिए x तथा y श्रेणी के पदों को क्रमशः x0, x1, x2, x3 तथा y के पदों को हम देखिए y0, y1, y2, y3 आदि संकेताक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए x के हम मान को लिख सकते हैं x0, x1, x2, x3, x4 और x5 और y के कह सकते हैं y0, y1, y2, y3, y4 और y5। दूसरी महत्वपूर्ण बात, y के ज्ञात मूल्यों का प्रमुख अंतर सदैव शून्य माना जाता है। जैसे यदि y के 5 पद ज्ञात हैं तो पांचवा प्रमुखांतर लीडिंग डिफरेंस 0 होगा, अर्थात लीडिंग डिफरेंस 50, जिसके लिए द्विपद विस्तार किया जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि y के 1, 2, 3, 4 और क्या है आपके 5 पद ज्ञात हैं। तो यहां हम लिखेंगे लीडिंग डिफरेंस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए तीसरा स्टेप है, पहली y की घात वही होगी जिस घात तक का द्विपद विस्तार किया जाता है। जैसे लीडिंग डिफरेंस 50 में पहली y की घात 5 होगी, इसके पश्चात घात क्रमशः एक एक करके कम होते जाएंगे जब तक कि y की घात 0 न हो जाए। यहाँ घात का प्रयोग उपसंकेत या पदांक के रूप में होगा। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि y के जो है कुल मिलाकर 5 पद ज्ञात हैं, तो यहाँ लिखेंगे y5, y4, y3, y2, y1 तब तक जब तक 0, y0 इक्वल टू 0। ये इनके उपसंकेत, ये क्या है इनके घात, सबस्क्रिप्ट। चौथा है, धन व ऋण के चिन्ह एक के बाद दूसरा वैकल्पिक रूप में रखे जाते हैं। यानी यहाँ पर हमको धन और ऋण के चिन्ह लगाने हैं, तो सबसे पहले रहेगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो जैसे y5 तो ये प्लस है, तो y4 क्या होगा आपका माइनस, फिर y3 क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर y2 क्या हो जाएगा आपका माइनस, y1 हो जाएगा प्लस और y0 क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन लगाना है, याद रखना है कि पहला y वो होगा प्लस, उसके बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी प्रकार से करना। फिर है पांचवा, प्रत्येक y का गुणांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले y का गुणांक 1 होगा और इसके बाद के y के गुणांक इस फार्मूला से ज्ञात किए जाएंगे। वो क्या है, पिछले y का गुणांक गुणित पिछले y का उपसंकेत बटे पिछले y की क्रम स्थिति। कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस y
into subscript of previous y upon position of previous y। तो यहां पर हम देखेंगे कि y5 का जो गुणांक है वो 1 होगा, तो ये क्या लिखे अपन जो है y5। फिर है माइनस, अब हमको ज्ञात करना है y4 का गुणांक। तो y4 का गुणांक इसी फार्मूला से पिछले y का गुणांक गुणित पिछले y का उपसंकेत और भाग देंगे पिछले y की क्रम स्थिति। तो पिछला y y5 है, इसका गुणांक क्या है 1 और इसकी जो उपसंकेत है वो क्या है 5 और इसकी क्रम स्थिति क्या है 1। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहां लिखेंगे हम जो है 5y4। अब प्लस के निशान। अब आते हैं कि y3 का गुणांक क्या होगा, तो फिर से वही बात, पिछले y का गुणांक। तो पिछले y का गुणांक कितना है आपका, पिछले y का गुणांक है 5। फिर है पिछले y का उपसंकेत। तो पिछले y का उपसंकेत क्या है 4 और उसकी क्रम स्थिति, तो क्रम स्थिति कौन सी थी इसकी दूसरी, तो यहां हो जाएगा ये 2। 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो यहां क्या लिखेंगे 10y3। अब की बात फिर माइनस। अब आते हैं हम y2 में। तो y2 का गुणांक फिर से उसी तरीके से कि पिछले y का गुणांक क्या है वो है 10 और उसका उपसंकेत क्या है 3 इंटू 3 और उसकी क्रम स्थिति कौन सी 1 2 तीसरी। तो ये क्या करेंगे 3। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 3 तो इक्वल टू हो गया 10। तो ये हो जाएगा 10y2। अब आते हैं अपन y1 के लिए। तो यहां सबसे पहले अपन चिन्ह क्या कर लेंगे, ये इधर माइनस था तो यहां क्या हो जाएगा ये प्लस। अब फिर से y1 के लिए गुणांक ज्ञात करना है। तो देखेंगे पिछले y का गुणांक, पिछले y का गुणांक है 10 और उसका उपसंकेत वो है 2 और उसकी क्रम स्थिति 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 तो इक्वल टू क्या आ गया 5। ये हो जाएगा 5y1। अब हम देखते हैं आखिरी y0 का आ गया। अब इसका गुणांक निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर से पिछले y का गुणांक, तो पिछले y का गुणांक कितना है आपका 5, उसका उपसंकेत कितना है 1 और उसकी क्रम स्थिति कौन सी है 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहां करेंगे अपन माइनस y0 इक्वल टू 0। तो लीडिंग डिफरेंस 5 का द्विपद विस्तार होगा इस तरीके से। इसी प्रकार से यदि y के 6 पद ज्ञात हैं तो अब हम यहां लिखेंगे लीडिंग डिफरेंस 6 इक्वल टू y माइनस 1 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 0। अब हम इसका द्विपद विस्तार करते हैं। ये हो जाएगा y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए y5 के जो है कोएफिशिएंट 6 या 4 के कोएफिशिएंट 15 या 3 के कोएफिशिएंट 20 और ऐसे ही y2 के 15 y के, ये हमने इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है। क्या है, जैसे इसका देखते हैं y5 का कि पिछले y का गुणांक। तो पिछले y का गुणांक क्या है 1, पिछले का 6 और इसकी क्रम स्थिति है 1। तो 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये हमने लिख लिया 6y5। y4 का गुणांक कैसे कह रहे हैं कि पिछले y का गुणांक वो कितना था आपका 6 और उसका उपसंकेत कितना था 5 और उसकी क्रम स्थिति क्या थी, क्रम स्थिति थी 2। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 15y4। ऐसे ही हम देखें ये y3 का गुणांक है। तो पिछले y का गुणांक वो कितना है 15 और उसका उपसंकेत कितना था 4 डिवाइडेड बाई क्रम स्थिति क्या थी 1 2 3।
तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या आ गया 20। तो 20y3। फिर देखिए y2 का गुणांक कैसे निकालें कि पिछले y का गुणांक वो कितना है आपका 20 और उसका उप संकेत वो कितना है आपका 3 और उसकी क्रम स्थिति कौन सी है 1 2 3 और क्या है ये 4। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया 15। तो हो गया 15/2। फिर y1 का हमने कैसे निकाला गुणांक कि पिछले y का गुणांक वो कितना है आपका 15 और उप संकेत कितना है उसका 2 और उसकी क्रम स्थिति 1 2 3 4 और 5। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6। ये आ गया क्या 6/1 और y0 इसका गुणांक हमने जो है 1 रखा हुआ है। तो ये कैसे है कि पिछले y का गुणांक वो कितना है 6 उप संकेत कितना है 1 और क्रम स्थिति देखिए इसकी जो है 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 तो क्या आ गया इसके 1 इसके गुणांक हो गए 1। तो इसी प्रकार से छात्रों y के जितने पद ज्ञात हों उसके आधार पर हम द्विपद विस्तार कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि बाइनोमिनल एक्सपेंशन मेथड से क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।